यार मुझे तो डर लग रहा है, अगर वाकई में कोई आत्मा हुई तो आत्मा के साथ अंताक्षरी खेलेंगे। मजाक मत कर यार, अगर सचमुच में आत्मा हुई तो? हाँ तो उससे निपटने का तरीका ढूंढ लेंगे मेरे भाई, तू टेंशन मत ले। मगर कैसे? अब यार जब आत्मा आएगी ना तो आइडिया अपने आप दिमाग में आ जाएगा। चलते। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तुझे डर लग रहा है? डरपोक? मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ तो चल अंदर, देखते हैं कि तू डरपोक है कि नहीं। आजा। क्या हो गया? तू तो बोल रहा था कि तुझे डर नहीं लगता, तो चल। चल ठीक है। चल ना। यार कितना सन्नाटा है यहाँ पे। मैं कह रहा था तुझे अंदर नहीं चलते, मगर तू। ए डरपोक, तू बात बात पे ना डरना छोड़ दे। ये साइलम था, सोच एक जमाने में कितने लोग रहते होंगे यहाँ। वो वहां सुनी किसी की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज। अरे हाँ यार, आवाज तो मुझे भी आ रही है, मगर यार कोई नजर नहीं आ रहा। अब तो मुझे भी डर लग रहा है यार। ये आवाज तो बढ़ती ही जा रही है। कहीं ये आवाज हमारी तरफ तो नहीं आ रही? वो देखो कौन है। गौतम क्या हुआ अमित को? विनीत भैया, कल रात हम जो वनराज नगर में पुराना मानसिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ गए थे। वनराज नगर के मानसिक चिकित्सा केंद्र? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो बंद पड़ा। तुम लोग क्या करने गए थे वहाँ? हमने कुछ दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वहाँ पर हम एक रात गुजार सकते हैं। कितनी बार समझाया तुम लोगों को, ये बेकार की शर्तें मत लगाया करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सॉरी भैया। फिर क्या हुआ? फिर भैया किसी के चलने की आवाज आई। तुम लोगों के अलावा कोई और भी था वहाँ पर? हाँ भैया, वही देखने के लिए हम ऊपर जा रहे थे तो किसी ने अमित को धक्का दे दिया। भूत था वहाँ पे। लगता है लोग सच कहते हैं कि उस जगह भूतों का डेरा है भैया। क्या बेतुकी बातें किए जा रहे हो तुम? ये भूत आत्मा कुछ नहीं होता। ये सब तुम्हारे दोस्तों का प्लान होगा तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम लोग शर्त हार जाओ। नहीं भैया, ये उन लोगों का काम नहीं है, जरूर कुछ और ही था वहाँ पर। कुछ और? तुम्हारा कजिन गौतम, अब तबीयत कैसी है उसकी? सर मेरा कजिन तो ठीक है, लेकिन उसका दोस्त अमित बहुत डरा हुआ है। लगता है कि कल रात के सदमे ने बहुत गहरा असर छोड़ा है उसके दिमाग पर। विनीत, तुम्हें उसे कुछ कहना चाहिए था। कैसे उठपटांग शर्तें लगाते हैं ये बच्चे आजकल। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं सर? सर मेरी मदद कीजिए सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। एक मिनट, आइए बैठिए। पानी लेकर आओ। बताइए क्या नाम है आपका? सर मैं जूही हूँ। मेरे पति राहुल सर कल से गायब है सर, उनका फोन भी नहीं लग रहा सर, पता नहीं कहाँ चले गए सर। पानी पीजिए। अच्छा, आपके पति राहुल कल शाम से गायब है? जी सर। अच्छा, कोई फोन वोन आया था उनके बारे में? किसी ने फोन किया था? नहीं, कोई फोन नहीं आया। अच्छा, उनके पास मोबाइल फोन तो होगा ना? जी। जरा उनका नंबर दीजिए। सर 1644022787। लगा। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी अपने पति राहुल के साथ? सर कल जब वो ऑफिस में थे तब मेरी बात हुई थी सर, उसके बाद वो घर ही नहीं आए। राहुल जी काम कहाँ करते हैं? सर टिस्टो नाम की एक एड एजेंसी में। अच्छा, टिस्टो एड एजेंसी में? जी सर। देखिए बिल्कुल घबराइए मत, आपके पति को हम ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, मोबाइल कंपनी से राहुल के मोबाइल का लोकेशन पता चल गया है। कहाँ पर है? सर उसका मोबाइल वनराज नगर इलाके के एक पुराने बंद पड़े असाइलम में है। वनराज नगर के असाइलम में? सर कल रात को गौतम और अमित भी वहीं गए थे। गौतम और अमित दोनों भी वनराज नगर के बंद पड़े असाइलम में गए थे कल रात। और इस जूही का पति राहुल, उसके फोन का आखिरी लोकेशन भी वनराज नगर ही था। सारा चक्कर क्या है? वनराज नगर असाइलम। कैसी जगह है ये राहुल हमें यहीं पर मिलेगा। उसका फोन आखिरी बार यहीं पे ट्रेस हुआ है, इसी बंद असाइलम में। ढूंढना होगा। फ्रेडी तुम इस तरफ जाओ। पंकज इधर, मुंह मत देखा करो, जाओ जल्दी। विनीत इस तरफ जा, मैं उधर जाता हूँ। हाँ संभल के। हमेशा गलत जगह पे मुझे ही लेके जाते हैं।
निखिल भी था, उसे भी ले जा सकते थे, मगर नहीं। हॉट सीट पे मुझे ही बैठना पड़ता है। सर जल्दी से आइए सर, यहाँ पे कोई है। क्या कर रहा है? क्या हुआ? हाँ? सर मैंने यहाँ पे किसी आदमी की परछाई देखी सर। परछाई देखी? चुप, परछाई देखी, चलो देखते हैं कौन है इधर। कोई नहीं। कहीं ये राहुल तो नहीं? फोटो दिखा, उसके पत्नी ने दिया हुआ। ये राहुल ही तो है। सर कितनी बेरहमी से इसकी गर्दन मरोड़ी है। जिसने भी किया है ना, कोई ताकतवर इंसान है। मुझे जो लग रहा है वो अगर मैं बोलूंगा तो चुप रहो। परछाई वाला आदमी वही खूनी है, वही खूनी है। सर, हाँ ये देखिए सर, ये राहुल का हो सकता है कैमरा। सर अगर राहुल इस कैमरे से शूटिंग कर रहा था तो हो सकता है इस खूनी की रिकॉर्डिंग भी होगी उसमें। चेक करो। जो दरवाजा बंद होने की आवाज है, इसका मतलब कोई तो है यहाँ। देखते हैं। देखो कहां से आवाज आ रही है। सर यहाँ पर लाइट चल रही है, लगता है कोई रहता है यहाँ। हाँ, उठो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यही रहता हूँ। बीवी मर चुकी है, बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भीख मांगकर अपनी पेट की आग बुझाता हूँ। आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? शर्म आनी चाहिए उन्हें। यहाँ पर एक खून हुआ है। खून? यहाँ इस बिल्डिंग में। क्या तुमने वो खून होते हुए देखा या फिर उसके बारे में कुछ जानते हो? कल मैंने कुछ लोगों का शोर शराबा सुना। शोर शराबा? हाँ, कल कुछ लोग दारू पी के शोर शराबा कर रहे थे। मुझे लगा दारू पी के ये लोग मस्ती कर रहे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे कोई लड़की आती रहती है? लड़की? वो मरी हुई लड़की, नर्स। नर्स? नर्स है वो? हाँ, वो खून की प्यासी है। वो अपना बदला लेने के लिए चारों तरफ भटकती फिरती है। खून की प्यासी आत्मा। सर, आत्मा। कौन हो सकता है ये ताकतवर इंसान जिसने इतनी बेरहमी से राहुल को मारा है? सर, हाँ, फुटेज रेडी है। देखो। पॉज करो, पॉज करो। जिसकी भी परछाई है उसने सिर पर भी कुछ पहना है, टोपी जैसे। नर्सेस के सिर पर जैसे वो टोपी होती है, उस तरह का। हाँ सर, वो बुजुर्ग आदमी भी तो बता रहा था ना कि असाइलम में एक नर्स आती है। फिर आगे प्ले करो। सर, सर राहुल किसी से बात कर रहा है। हाँ, ये राहुल किसी से बात कर रहा है, मगर किससे और क्या कह रहा है? निखिल, आवाज जरा साफ करो अच्छी तरह से, पता तो चले ये राहुल कह क्या रहा है और हुआ क्या है वहां पर। सर, पंकज, क्या पता चला? सर, उस पुराने मानसिक चिकित्सा केंद्र असाइलम का पूरा इतिहास पता चल गया। क्या इतिहास है? आज से 13 साल पहले, साल 2000 में वहां पर एक पेशेंट ने एक नर्स का खून कर दिया था। तब से लोगों में यह अफवाह फैल गई है कि उस नर्स की आत्मा उस असाइलम में भटक रही है। तो ये बात है। नर्स की आत्मा? सचिन, कोई नर्स की आत्मा वात्मा नहीं, कोई और ही है, कोई लड़की जो ये नर्स की टोपी पहनकर घूम रही है, उस नर्स के आत्मा का फायदा उठाने के लिए। सर, हाँ, आवाज साफ हो गई है। सर, राहुल की आवाज तो साफ हो गई है, लेकिन वो किससे बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, राहुल की आवाज सुनते। महेश, तुम? महेश? राहुल ने किसी महेश का नाम लिया है।
इसका मतलब है राहुल उस महेश के साथ बात कर रहा है इस वीडियो में। सर कहीं राहुल को इस महेश ने तो नहीं मारा? हो सकता है। महेश, राहुल की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे महेश को देखकर राहुल चौंक गया। इसका मतलब है राहुल और महेश एक दूसरे को जानते थे। राहुल के ऑफिस में जाकर देखना होगा कि है कौन ये महेश। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप कौन है? जी मैं इस एड एजेंसी का क्रिएटिव हेड हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। आपके ऑफिस में राहुल काम करता था, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। राहुल हमारे लिए एड फिल्में बनाया करता था, सबसे काबिल एड फिल्म डायरेक्टर था वो, लेकिन बहुत गलत हुआ उसके साथ। वैसे आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, अक्सर इंसान के दुश्मनों की गिनती उसकी कामयाबी की सीढ़ियों की तरह बढ़ती जाती है। आप हमें ये बताइए कि इस ऑफिस में राहुल का कोई दुश्मन था क्या? कोई ऐसा था जो उसकी कामयाबी से जलता था? जी बिल्कुल नहीं सर। देखिए, हम सभी यहाँ पर एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम करते हैं। किसी की किसी से कोई ईर्ष्या या दुश्मनी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। अक्सर लोगों को अपने करीबी लोग या दोस्तों के कामयाबी से पेट में दर्द तो होता ही है। क्यों? देखिए, मैं आपकी बात से इनकार तो नहीं करता, लेकिन राहुल की किसी के साथ कोई खास दुश्मनी नहीं थी। महेश से? महेश? कौन महेश? कौन महेश? इस एड एजेंसी में महेश नाम का आदमी काम करता है ना? जी नहीं। तो राहुल के मुंह से कभी महेश का नाम सुना? जी कभी नहीं। राहुल का कोई डेस्क तो होगा ना यार? हाँ है। क्या हम देख सकते हैं? जी हाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, राहुल को वनराज नगर के पुराने असाइलम में इस एड एजेंसी ने भेजा था? जी नहीं, हमने नहीं भेजा। ये है राहुल का डेस्क। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से राहुल किसी बात को लेकर परेशान था क्या? जी हाँ, पिछले कुछ महीने से वो काफी छुट्टियां लेने लगा था। महीने में 4-5 छुट्टियां तो ले ही लेता था। और ये 4-5 छुट्टियां किस लिए लेता था वो? ये तो पता नहीं। मैंने कई बार जानना चाहा, लेकिन हर बार वो बात को टाल गया। उसने कभी मुझे ठीक ठाक जवाब नहीं दिया। जवाब मिल गया है। ये देखिए सर, राहुल की छुट्टियां लेने का कारण ये रेड ग्रेप्स प्रोडक्शन। राहुल तो इस एड एजेंसी में काम करते करते इसने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया। राहुल ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और हमें पता तक नहीं। हो सकता है सर ये अपनी ही किसी शूटिंग के सिलसिले में उस मानसिक चिकित्सालय गया, मगर उसने हमें किसी भी बात की भनक तक लगने नहीं थी। भनक लगने देता कैसे? अगर आप लोगों को पता चलता कि राहुल खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठा है, तो क्या आपकी एड एजेंसी उसे एड फिल्म बनाने देती? ये बात तो है। जरा देखो कुछ और मिलता है क्या। सर और कुछ तो नहीं। ये देखिए, ये डायरी मिली है। राहुल की पर्सनल अपॉइंटमेंट डायरी। देखते हैं आखिरी बार किससे मिला था ये राहुल। आईओसी। ये आईओसी क्या हो सकता है? ये तुम्हारी किसी क्लाइंट की कंपनी का नाम तो नहीं है? जी नहीं, हमारी किसी क्लाइंट की कंपनी का नाम आईओसी नहीं है। चलो इस राहुल के प्रोडक्शन हाउस से पता करते हैं आईओसी और इस महेश के बारे में। मिस्टर सुरेश, सीआईडी। मुझसे आपके फोन पे बात हुई थी। ये आईओसी? सर आईओसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सर महेश तो राहुल सर का असिस्टेंट था। महेश राहुल का असिस्टेंट था? बुलाओ जरा इस महेश को। सर राहुल सर ने तो उन्हें 1 महीना पहले ही नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? सर वजह तो उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, पर उड़ती उड़ती खबर है कि महेश ने उनका कैमरा और उसका कुछ सामान चोरी कर लिया था, इसलिए। कहीं महेश ने बदला लेने के लिए राहुल का खून तो नहीं कर दिया? अच्छा, ये वनराज नगर के बंद पड़े असाइलम में राहुल करने क्या गया था? सर वहाँ पे कुछ शूटिंग का काम चल रहा था। कैसी शूटिंग? दरअसल राहुल सर डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे काम कर रहे थे। वे ऐसी ऐसी डरावनी जगह जाके शूट करते थे जहाँ उन्हें लगता था कि आत्माएं होंगी। आत्माओं पे डॉक्यूमेंट्री? और किसके लिए बना रहे थे ये फिल्म? सर ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को सराहने वाले बहुत लोग हैं। मगर उसी जगह पे शूटिंग करने की क्या वजह थी? सर महेश के कहने पर। तो महेश का हाथ भी है इसमें? महेश एक दिन वहाँ से कुछ फुटेज शूट करके लाया था, जिन्हें देखकर राहुल सर को लगा कि वहाँ जरूर आत्मा है। क्या हम वो फुटेज देख सकते हैं? जी सर। सर एक मिनट पॉज करो। इसमें भी लड़की? जरा जूम करो उस पे। देखा सचिन, कांच में लड़की का चेहरा साफ नजर आ रहा है। राहुल की वीडियो रिकॉर्डिंग में भी लड़की दिखी थी ना? हाँ सर, लगता है ये लड़की महेश से मिली हुई है और इन दोनों ने मिलकर राहुल का खून किया है। अब इन सारे सवालों का जवाब उस मानसिक चिकित्सालय से ही मिलेगा।
खूनी यहाँ आएगा जरूर। सर, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर आएगा? वो इसलिए पंकज, क्योंकि वो खूनी यहाँ 2 बार पहले भी आ चुका है। एक बार राहुल को मारने और दूसरी बार जब अमित और गौतम यहाँ आए थे। और उसके बार बार यहाँ आने की एक ही वजह हो सकती है, कोई तो ऐसा सबूत जरूर है जिसे वो ढूंढकर छिपाना या तो मिटाना चाहता है। एग्जैक्टली। और अगर अब तक उसके हाथ वो सबूत नहीं लगा तो वो यहाँ फिर से आएगा सबूत मिटाने। ये देखिए, खून की प्यासी नर्स। अब इसकी प्यास जेल में ही बुझेगी। ये मेन हॉल में है, चलो। अरे अभी तो इधर थी, कहाँ गई? ये तो उसी आदमी की आवाज है जो यहाँ रहता है। ऊपर चलो, ऊपर। किसने किया ये? उसी नर्स की आत्मा ने। वो मुझे छोड़ेगी, मार डालेगी मुझे। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, किसी का सोचा हुआ खेल है और आज उसके खेल को बिगाड़ के रहेंगे। पंकज, इनको बाहर ले जा। विनीत, इस कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। कोई तो वजह होगी कि वो खूनी इस बुजुर्ग आदमी को मारना चाहता है। सर, ये देखिए, ये लिफाफा यहाँ पर रखा हुआ था, इस पर राहुल का नाम लिखा हुआ है। राहुल का नाम? ये लिफाफा आईओसी लैब ने भेजा। एक मिनट, राहुल की डायरी में आईओसी लैब के साथ अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा था ना? सर, कहीं ये खूनी इस लिफाफे को ढूंढने तो यहाँ बार बार नहीं आता? देखते हैं इसके अंदर क्या है। What? एक लड़की की हड्डी के टुकड़े की फोरेंसिक रिपोर्ट? अब ये क्या नई पहेली है? एक लड़की की हड्डी की फोरेंसिक रिपोर्ट इस बुजुर्ग आदमी के कमरे में क्या कर रहे हैं? सर, कहीं ये रिपोर्ट इसे राहुल की लाश के पास तो नहीं मिली और ये उठाकर उसे यहाँ ले आया? हो सकता है विनीत, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राहुल ने मरने से पहले ये लिफाफा आकर इस कमरे में छुपा दिया, उस समय जब ये बुजुर्ग आदमी इस कमरे में नहीं थे। शायद ऐसा ही हुआ होगा सर, वरना पूछताछ करने के बाद ये आदमी हमें इस लिफाफे के बारे में जरूर बताता, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। हाँ विनीत, ये बात भी है। आईओसी लैब से हड्डी का टुकड़ा साड़ुंके साहब को भेज दो। सर, दरवाजा तोड़ दूं? अरे थोड़ी देर तो रुको। दया सर, किसी को भी कम से कम 2 मिनट का समय तो देते ही। हो सकता है कोई खाना खा रहा हो, बाथरूम में हो, लेकिन तुम दरवाजा देखते ही घोड़े पे सवार हो जाता। तोड़ दूं? सॉरी सर, वो दया सर की इतनी कहानियां सुनी है दरवाजा तोड़ने वाली कि दरवाजा देखते ही बस क्या वो क्या बेकाबू हो जाता हूँ सर। काबू करो। हाँ, चलो अपनी कला दिखाओ। पंकज, दरवाजा तोड़ने की खुशी देखी चेहरे पे। घर तो पूरी तरह से खाली है, देखो अच्छी तरह से क्या मिलता है। सर, कहीं राहुल का खून करके महेश 9 तो 11 तो नहीं हो गया? बच के जाएगा कहाँ? इसी घर में कुछ ऐसा सुराग ढूंढ निकालेंगे जो उस तक पहुंचाएगा हमें। एक काम करो, अच्छी तरह से देखो, देखो एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। सर, महेश की कबर्ड में से ये बैग, ये ट्राइपॉड और ये स्टिल कैमरा मिला है। कहीं ये वही सामान तो नहीं जो राहुल के ऑफिस से चोरी हुआ था? ऐसा लगता है वही सामान है ये। और इसी सामान की वजह से राहुल ने महेश को ऑफिस से निकाल दिया। सर, ये देखिए, ये लड़की की फोटो मिली है और पीछे इसका नाम लिखा है, मधुमिता। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है जिसे हमने असाइलम की फुटेज में देखा था। तब सर राहुल ने जो डॉक्यूमेंट्री की फुटेज शूट की थी पागल खाने में आत्मा वगैरह की, वो सारा फुटेज झूठा था। सर, मधुमिता और महेश ने दोनों ने मिलकर ये खिचड़ी पकाई है। लगता तो ऐसे ही। मधुमिता का नंबर ट्राई करके देखते हैं। फोन तो बंद आ रहा है। इस महेश का पता लगाना होगा किसी भी हाल में। एक बार ये मधुमिता हाथ लग जाए ना तो महेश तो खुद ब खुद हमारे हाथ लग जाएगा। महेश और मधुमिता,
ये महेश और मधुमिता, इन दोनों को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। मिलने चाहिए ये हमें। और फिर उस लड़की के बारे में क्या पता चला जिसकी हड्डी के टुकड़े की जांच राहुल ने इस आईओसी लैब में से करवाई थी? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला है। सर, इसी रिपोर्ट को चुराने के लिए वो खूनी शायद असाइलम गया होगा, मगर उसके हाथ नहीं आई। हाँ, उसे क्या पता कि ये रिपोर्ट हमारे हाथ में है। इस खूनी को ये नहीं मालूम कि सीआईडी वालों के लिए एक तिनकी भर का सुराग भी काफी है उस तक पहुंचने के लिए। सर, इस महेश ने ही राहुल का खून किया होगा। घर पे मिला नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये राहुल घर पे नहीं मिला और उसका फोन भी बंद आ रहा है, और मधुमिता का भी तो फोन बंद आ रहा है। काम करो, इस राहुल ने जहां जहां पर जाके अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की है ना, वहां जाओ और पता लगा। देखो देखो कहां पर वो हड्डी का टुकड़ा मिला था उसे। सर, ये राह पे लगा। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से। आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? किस बारे में? उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में जो राहुल आपके घर पे शूट कर रहा था। ओह, उसके बारे में? अक्सर इस घर की छत से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। घर की छत से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं? हाँ, उन्हीं आवाजों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था राहुल। सर, कई बार मैंने ये महसूस किया है कि हमारे मोहल्ले में बिल्ली की आत्मा भटकती रहती है। बिल्ली की आत्मा? जी सर, अभी पिछले साल की बात है। एक बिल्ली ट्रक के नीचे आ गई थी। तब से उस बिल्ली की रोने की आवाज पूरे मोहल्ले वालों को सुनाई देती है। वैसे भी ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, और ऊपर से बिल्ली की आत्मा, ये सब आपका वहम है। अमावस की रात को मैंने सामने वाले घर की छत पे एक आत्मा को टहलते हुए देखा। बहुत ही भयानक लग रही थी वो। अमावस की रात में तो वैसे भी रोशनी बहुत कम होती है। आपने किसी आत्मा को नहीं बल्कि आदमी को टहलते हुए देखा होगा। अभी तक कहीं भी कुछ भी ठोस नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये बात तो है पंकज। इसी बात का तो गुस्सा मुझे भी आ रहा है। आज के जमाने में भी लोग अंधविश्वास पे इतना यकीन करते हैं। सर, आखिरी घर सुमित का और उसकी पत्नी उदिता का बचा है। सुमित और उसकी पत्नी उदिता का? हाँ सर। हाँ सर। क्या मधुमिता का फोन ट्रेस हो गया इसी एरिया में? सर, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। फिर तो इस महेश तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। यहीं पे ट्रेस हुआ था मधुमिता का मोबाइल। दरवाजा तो खुला हुआ है। सर, चीखने की आवाज। सर, कहीं मधुमिता? ओह माय गॉड, ये तो मधुमिता ही है। सर, राहुल का खून करने के बाद इस महेश ने मधुमिता को भी रास्ता चढ़ा दिया। लगता तो ऐसा ही है। कट कट! क्या हो रहा है सब? कौन है आप लोग? हाँ, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा किया जो आप खुद ही चले आए गिरफ्तार होने के लिए। दो खून किए हैं आपने। एक मिनट, यहाँ पे कोई खून नहीं हुआ है, शूटिंग चल रही है। मधुमिता, उठो और बताओ इन्हें। मधुमिता! यस सर। तुम फिर से शॉट में सो गई थी? नो सर, ये लोग एक्टर नहीं है। मुझे तो लगा आपने मुझे बिना बताए सीन में कुछ बदलाव कर दिया सर। बदलाव तो इनकी जिंदगी में अब सीआईडी लाएगी। आप लोग सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। सर, पर हमने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, और यहाँ पर हम परमिशन लेके शूट कर रहे हैं। हमें सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है। सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ। ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बहाने ये जो अंधविश्वास फैला रहे हो ना तुम, सब कुछ मालूम है हमें कि उस पागल खाने में शूटिंग भी तुम्ही ने की थी। मगर सर, और हमें ये भी पता है कि राहुल का खून तुमने किया है। तुमने। ये सब झूठ है, सब बकवास है। सब सारी बकवास ब्यूरो में समझ में आ जाएगी। आप मिस्टर सुमित? जी, मेरा नाम सुमित है। आप लोग मेरे बैंक से लोन के सिलसिले में आए? नहीं, लोन वोन कुछ नहीं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कौन है सुमित? कोई नहीं, तुम बिस्तर से उठ के क्यों आ गई? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। पानी चाहिए था। तो मुझे बुला लिया होता ना, मैं दे देता। चलो आराम करो। चलो चलो। हाँ, संभल के जाओ, आराम करो। सॉरी, दरअसल मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है? कुछ खास बीमारी नहीं है, आयरन की कमी है, इसलिए थोड़ी कमजोरी है। डॉक्टर ने दवाई दी है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। लेकिन सर, सीआईडी वाले यहाँ तो सब ठीक है। मिस्टर सुमित, कुछ हफ्तों पहले एक राहुल कुमार ने आपके घर में डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, ये पता लगाने के लिए कि आपके घर में आत्माएं हैं या नहीं। ओह, उस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में आप लोग यहाँ आए हैं? जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि मिस्टर राहुल का खून हो गया है। व्हाट? राहुल का खून हो गया? कैसे? किसने किया ये सब? बस उसी की इंक्वायरी चल रही है।
उसी का पता लगा रहे हैं हम लोग। मिस्टर सुमित, आप काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं? सर, किसी के पढ़े लिखे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आत्माएं नहीं होती, इसलिए तो राहुल को बुलाया था यहाँ, ताकि वो इस घर को शूट करे और उदिता का वहम दूर हो। वहम? कैसा वहम? उदिता को अक्सर इस घर में अकेले में आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लगता है कि इस घर में कोई आत्मा है जो डेरा डाले बैठी है। तो इसलिए आपने राहुल से कहा कि यहाँ आकर शूटिंग करे और पता लगाए यहाँ आत्मा है या नहीं। एग्जैक्टली। और जैसा कि मेरा विश्वास था, इस घर में कोई आत्मा नहीं निकली। मिस्टर सुमित, आपको एतराज ना हो तो हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? सर, दरअसल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। इफ यू डोंट माइंड, ये तलाशी आप फिर किसी दिन ले सकते हैं? नहीं, बस 5-10 मिनट लगेंगे। सर, एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कोई परेशानी ना हो। नहीं, उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। इस फोटो में आपकी वाइफ के अलावा ये नेहा है सर। नेहा? जी, यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती थी। काफी दोस्ती लगती है आपकी वाइफ की और नेहा के बीच में। आपने ठीक पहचाना, नेहा और उदिता अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट सितंबर 2012 में जब नेहा मुंबई में हमारे यहाँ रहने आई, उसके बाद नेहा और उदिता में दोस्ती और गहरी हो गई। वैसे सर, आपको किस चीज की तलाश है? कोई ऐसा सुराग जिससे इस केस की तह तक हम लोग पहुंच सकें। लेकिन सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सुराग मेरे घर पे मिलेगा? नहीं, जिन जिन घरों में राहुल ने शूटिंग की है, हम सब जगह जा रहे हैं। सिर्फ आपके घर में नहीं है, सभी जगहों पे जा रहे हैं हम लोग। ये आपके घर में तहखाना? जी सर, लेकिन वहाँ कोई खास सामान नहीं है, पुराना फर्नीचर वगैरह। मैं देखना चाहूंगा। सर, तहखाना काफी दिनों से साफ नहीं किया है, मकड़ी के जाले वगैरह होंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़ों की चिंता मत कीजिए, आप जरा लाइट जलाइए। जी। सर, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली है, कोई खास सुराग मिला नहीं। मैंने कहा था ना सर, आपकी मतलब कि कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है सुमित जी, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। सर, आप बेवजह हम पर शक कर रहे हैं, हमने राहुल का खून नहीं किया। हर खूनी यही कहता है कि उसने खून नहीं किया। राहुल का कैमरा तुमने चुराया, उसका बाकी का सामान भी तुमने ही चुराया है ना? चुराया नहीं था सर, बिना कहे कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया था। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करनी थी और इसलिए राहुल ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुमने उसकी जान ले ली। आप क्या कह रहे हैं? इतनी छोटी सी वजह के लिए मैं उसकी जान क्यों लूंगा? ओहो, नौकरी से निकाल दिया वो तुम्हें छोटी सी वजह लगती है, हा? ये तो बहुत बड़ी वजह है, समझे? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी वजह है। अब तुम मधुमिता, तुम्हारा क्या कहना है? सर, मुझे इस सब में क्यों फंसाया जा रहा है सर? कोई फंसा नहीं रहा है तुम्हें यहाँ पर, समझे? सर देखिए, मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे जो भी किरदार मिलता है मैं बस पूरी ईमानदारी से उसे निभाती हूँ सर। हाँ, ये तो बड़ी ईमानदारी से अपना किरदार निभाती है, इतनी ईमानदारी से कि इसे पता ही नहीं चलता वो कौन सा किरदार निभा रही है और किस लिए, है ना? जानते हो इस लिफाफे में क्या है? नहीं, क्या है? इस लिफाफे में उस लड़की की हड्डी की डीएनए रिपोर्ट है जो राहुल ने लैब में भेजी थी। हड्डी की डीएनए रिपोर्ट? हाँ, हड्डी की। तो बताओ, राहुल के अलावा और किसकी जान ली है तुमने? वो लड़की कौन थी जिसे मारा तुमने? मैंने किसी की जान नहीं ली। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तो फिर वनराज नगर क्यों गए थे असाइलम में राहुल के पीछे पीछे? हा? उसे डराने के लिए। पर वो सब मजाक था, सिर्फ मजाक। हाँ, मैं राहुल से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डरा कर, उसे मारकर नहीं। अच्छा। और डराने के लिए तुम मधुमिता को लेकर गए थे ना, नर्स की आत्मा बनाकर, है ना? नर्स की आत्मा? हाँ, नर्स की आत्मा। बिल्कुल नहीं सर, महेश के साथ इससे पहले मैंने सिर्फ एक ही बार शूटिंग की थी
और उसमें मैं नर्स नहीं बनी थी सर। हाँ सर, वहां मैं अकेले ही गया था, मेरे साथ कोई नहीं था। अकेले गया था मतलब कि वो परछाई नहीं थी, वो आत्मा असली थी सर। पंकज, अगर तुम अकेले गए थे तो फिर तुम कहाँ थे 25 फरवरी की रात को? बताओ। मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी सर। आप चाहे तो निशा से पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछ ही लेंगे, पूरी पूछताछ करेंगे हम तुम दोनों के बारे में। फिलहाल तो तुम्हें जाने दे रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो तुम दोनों को फिर से आना पड़ेगा यहाँ पर, समझे? जा सकते हो। थैंक यू सर। सर ये गुत्थी तो और भी ज्यादा उलझती जा रही है। अगर वो परछाई इस मधुमिता की नहीं थी तो फिर किसकी थी? पता चल जाएगा विनीत, वो परछाई किसकी थी पता चल जाएगा। ये गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है। ये गुत्थी सर, इसका मतलब इस केस में कोई और भी लड़की शामिल है? हो सकता है। हमारे फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट कहाँ है? यस सर। ये देखो साळुंखे का रिपोर्ट। हड्डी पर जिंक ऑक्साइड के ट्रेसेस मिले थे। जिंक ऑक्साइड तो रैट पॉइजन में, चूहे मारने की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। जरा याद करके बताओ, जब तुम लोग उन 4 घरों में पूछताछ करने के लिए गए थे जहां पर राहुल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की थी, तो वहां पर तुम्हें कोई रैट पॉइजन दिखा? जरा याद करो अच्छी तरह से। चूहे मारने की दवाई याद है सर। ये सुमित और उदिता के घर के तहखाने में मैंने एक चूहेदानी देखी थी। चूहेदानी थी सुमित और उदिता के घर में? अगर चूहादानी है तो चूहे मारने की दवाई भी होगी। ये सुमित और उदिता जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं हमसे। सुमित और उदिता के इंटरव्यू में एक बात गौर करने वाली है सचिन। वो कैसे? जैसे उदिता ने नेहा का नाम लिया, सुमित परेशान हो गया। सर लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन ये नेहा तो उदिता की सहेली है ना, उसके घर पे रहने के लिए गई थी, तो फिर सुमित उसे लेके परेशान क्यों होगा? कुछ तो है सचिन जो ठीक नहीं है। ये नेहा इनके घर रहने आई थी और फिर अचानक गायब हो गई। हाँ सर, कुछ तो ऐसा है जो अब तक हमें पता नहीं चला है। उदिता ने अपने इंटरव्यू में भी ये नेहा कहाँ रहती है बताया था ना? सीपी कॉलोनी पुणे। पुणे। अब वहाँ नेहा के घर चलकर पता चलेगा कि माजरा क्या है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? अजय हम लोग सीआईडी से नेहा से मिलने आए। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। मतलब नेहा का पता चल गया? पता चल गया मतलब? हम लोग नेहा से ही मिलने आए। मुझे लगा आपको मेरे बच्चे मिल गए। कहाँ है नेहा? पता नहीं, 1 महीना हो गया लापता, ना कोई फोन ना कोई खबर। भगवान जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी नेहा को हम लोग ढूंढ निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि किसी ने फोन किया था आपको? हो सकता है आपकी बेटी को किसी ने अगवा किया। कोई फोन आया था? नहीं बेटा, मैं तो विधवा हूँ। किसी तरह नेहा को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। अगर किसी अगवा करने वाले का फोन भी आता ना, तो उनको देने के लिए मेरे पास पैसा है ही कहाँ। माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई हो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? दुनिया की ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ को इस तरह छोड़ के जाएगी, वो भी बिना बताए? माँ जी अगर आपको एतराज ना हो तो हम नेहा के कमरे की तलाशी ले सकते हैं। शायद उसके कमरे से ऐसा कुछ मिल जाए जो हमें नेहा तक पहुंचा दे। जी। पंकज कमरे की तलाशी। कहाँ करूं? भाई तरफ। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि नेहा से आपने आखिरी बार कब बात की थी? 19 जनवरी को, जिस दिन नेहा वापस आने वाली थी। सुबह उसका फोन भी आया था, कह रही थी 12 बजे की बस से आएगी, लेकिन वो आई नहीं। आपको क्या लगता है नेहा किसी बात को लेके परेशान थी, चिंतित थी? नेहा ने खुद तो अपनी परेशानी के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन माँ हूँ उसकी तो। आपको क्या लगता है किस बात को लेके नेहा परेशान थी? क्या वजह थी उसकी परेशानी की? बेटा नेहा बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई शहर गई थी। उसमें कुछ बन दिखाने का हौसला था, इसलिए जब उसने कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रही है, तभी मैं समझ गई थी कि जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से
मेरी बेटी की सोच अचानक इस तरह बदल जाएगी। सर! हाँ पंकज। सर, यहाँ गौर कीजिए। सुमित ने नेहा के लिए एक बर्थडे कार्ड भेजा था। टू माई बिलव्ड नेहा, हैप्पी बर्थडे 16 जुलाई फ्रॉम सुमित। इस पे तो 16 जुलाई की डेट डली है। उस वक्त तो नेहा उदिता और सुमित के यहाँ रहने भी नहीं गई थी। मतलब सर, सुमित और नेहा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और शायद इनके बीच। हाँ निखिल, इस कार्ड को पढ़ के तो यही लगता है कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था। सर उस हड्डी की फोरेंसिक रिपोर्ट जो हमें उस बुजुर्ग आदमी के घर पे मिली थी, वो नेहा की तो है। हो सकता है। निखिल, नेहा का हेयर ब्रश उठा लो। नेहा के बाल का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, पता चल जाएगा कि वो हड्डी नेहा की है कि नहीं। अरे सूरज सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, अपना प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा है। अरे एसीपी सर के लैपटॉप से जो मैंने डेटा चुराया था ना, वो मैंने डीसीपी सर को भेज भी दिया है। अरे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब सही है। मैं आपको बाद में फोन करता हूं। सर, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, एक सीआईडी ऑफिसर, समझे? और सीआईडी ऑफिसर वही काम करता है जो अपने देश के या फिर समाज के हित में होता है। सर मैं समाज के लिए सोचता हूं सर। बस, या अपने आप से कहो या फिर उनसे कहो जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। पूछो अपने से कि क्या तुम वही काम कर रहे हो जो अपने देश के हित में है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? सर। हाँ सर, नेहा के बाल की डीएनए रिपोर्ट आ गई सर। क्या पता चला? सर, नेहा के बाल का डीएनए और वो हड्डी जो राहुल ने भेजी थी उसका डीएनए दोनों मैच हो गए सर। दोनों मैच हो गए? मतलब नेहा का खून हो चुका है। और जो सुमित के ऑफिस से पता चला है कि सुमित अक्सर काम के सिलसिले में पुणे जाया करता था और शायद वहीं पे उसकी नेहा के साथ दोस्ती और गहरी हो गई। तो फिर हुआ ये होगा कि नेहा पीछे पड़ी होगी सुमित के, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए सुमित ने नेहा को खत्म कर दिया। सुमित के नाटक से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। जी आप लोग? आप कहीं जॉगिंग वॉकिंग पे जा रही हैं क्या उदिता जी? जी नहीं, बस ऐसे ही टहलने जा रही थी। अच्छा, सुमित कहाँ है, जरा बुलाइए। सुमित तो घर पर नहीं है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? भला मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी, पर आप लोग सुमित को क्यों ढूंढ रहे हैं? बहुत जल्द पता चल जाएगा। श्रेया, विनीत, अच्छी तरीके से घर की तलाशी लो। लेकिन अरे आप लोग पहले इस घर की तलाशी ले चुके हैं, तो अभी दोबारा? क्योंकि इस बार हमें यकीन है कि हमें वो सबूत मिल जाएगा जिससे हम साबित कर सकें कि आपके पति सुमित जी एक खूनी है। क्या? सुमित और खूनी? ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपको याद है नेहा गायब हो चुकी है? हाँ मुझे पता है, मगर सुमित का इन चीजों से क्या लेना देना है? क्योंकि वो गायब नहीं है, उसका खून हुआ है और सुमित ने मारा है उसे। सुमित ने नेहा का खून किया? ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। सर,
हाँ विनीत। सर नीचे आइए प्लीज। हाँ विनीत। सर ये देखिए सर। इतना सारा खून। सर लगता है कि नेहा की लाश के टुकड़ों को यहीं पर रखा गया होगा। ये सब क्या है? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये सब? मुझे कैसे पता होगा? मैं नहीं जानती कि ये सब यहाँ कैसे आया। एक लड़की नेहा जो आपके घर में पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती है, आपकी सबसे अच्छी सहेली है, वो अचानक गायब हो जाती है, आपको कुछ पता नहीं चलता? सर लेकिन उदिता, उदिता। अरे आइए आइए सुमित जी, आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। आप लोग फिर से? बस आखिरी बार आपके घर पे, इसके बाद तो जेल में ही मुलाकात होगी आपसे। जेल में? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं, नेहा का बेदर्दी से खून कर दिया और आप भोले बन रहे हो। क्या? नेहा का खून हो गया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों उसे मारूंगा? वो तो मेरी अच्छी दोस्त थी। दोस्ती पे जब प्यार का रंग चढ़ता है ना, तो जिंदगी में तूफान आ जाता है। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर सुमित, तुमने जो नेहा को प्यार भरा ग्रीटिंग भेजा था, वो हमारे हाथ लग चुका है। सुमित क्या बोल रहे हैं? कौन से ग्रीटिंग कार्ड की बात कर रहे हैं ये लोग? उदिता, इन पर विश्वास मत करो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? सर ये देखिए, अंदर से ये नर्स के कपड़े मिले। नर्स के कपड़े? ना तो ये नर्स है और ना ही आप नर्स हैं सुमित जी, तो फिर ये नर्स के कपड़े कौन पहनता है? भूल गए विनीत, राहुल के खूनी ने भी नर्स के कपड़े पहने हुए थे। सर और तो और ये मार्शल आर्ट्स के कपड़े भी मिले हैं, ब्लैक बेल्ट के साथ। ओह, तो आप मार्शल आर्ट भी जानते हैं? नहीं नहीं सर, मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता, वो तो उदिता जानती है। उदिता जी, आप मार्शल आर्ट जानती हैं? और एक मार्शल आर्ट जानने वाला ही राहुल की इतनी बेदर्दी से गर्दन मरोड़ सकता था। उदिता, रुको! क्यों किया ये सब? नेहा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए नेहा जब पुणे से मुंबई आई तो मैंने उसे अपने घर पे रहने दिया, और बदले में उसने क्या दिया? उससे मेरा पति छीन लिया। लाश कहाँ है नेहा की? पीछे गार्डन में दफनाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में जो आवाजें हैं वो नेहा की आत्मा की है। आत्मा की नहीं, तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज है। तुम्हारा गिल्ट, आत्मग्लानि तुम्हें तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक तुम्हारे किए की सजा तुम्हें नहीं मिल जाती। शायद फांसी होगी तुम्हें। देखना, आजकल गोपाल के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान हमेशा छुपी रहती है। हाँ यार, मगर बात क्या है? तुझे तो यार हर बात लेट पता चलती है। गोपाल को प्यार हो गया रे। क्या बात कर रहा है? तो आखिरकार हमारे गोपाल को उसकी राधा मिल ही गई। तो आज तो मैं इसे, अरे ये कहाँ गया? देख, किसी ना किसी पेड़ के पीछे अपनी राधा से बतिया रहा होगा। आज मैं इस मजनू का कान पकड़ के छोड़ूंगा। मुझे नहीं बताता यार। गोपाल, ए गोपाल, ए महेश, महेश, गोपाल मर गया, महेश।
तीन लोग यहीं रुको, हम तीन अंदर जाएंगे। स्लैब का चप्पा चप्पा जान मारो, वो चीज यही होनी चाहिए। ढूंढो जल्दी। हेलो सर, गोली भी खत्म हो गई है सर। हाँ सर, दोनों मर गए सर। जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो अभी तक हमें मिला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर कीमत पर हमें ये मिशन पूरा करना है। और सुनो, गार्ड्स को अंदर आने मत देना। ठीक है बॉस, मैं रोकता हूँ उनको। लैब को तहस नहस करके रखा है। लगता है सर किसी बड़े ग्रुप ने हमला किया है। ये देखिए सर, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया है। रजत, कुछ पता चला कौन लोग थे, कितने लोग थे? सर पता नहीं कौन थे, कितने थे, लेकिन उनमें से 3 लोग मारे गए। सर, हमने बिल्डिंग के अंदर 4 लोगों को फायरिंग करते हुए देखा था, और जब हम अंदर गए उन्हें मारने के लिए तो कुछ लोग उस खिड़की से कूदकर भाग गए। अच्छा, कुछ पता चला इन लोगों के बारे में?
कुछ पता नहीं चला सर। मैंने इन सब की जेबें टोटल के देखी है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। तुम्हारे इस रिसर्च लैब के कंपाउंड को कितने गेट्स हैं? सर इस बिल्डिंग में 3 गेटें हैं और तीनों गेटों पर 24 घंटे पहरा रहता है, लेकिन नॉर्थ विंग और वेस्ट विंग के गेट्स मेन गेट होने की वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त ज़्यादा होता है। सर इसलिए उन्होंने वेस्ट विंग वाले गेट से हमला किया, जो कि बैक गेट है, और इससे पहले कि बाकी गार्ड्स यहाँ पर पहुँचते उन्होंने बैक डोर से एंट्री ली और बिल्डिंग के अंदर घुस गए। सर जिस तरह से हमला हुआ है उससे तो यही लगता है कि हमलावर गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर के सिक्योरिटी बंदोबस्त से अच्छी तरह से वाकिफ थे। है तो कोई अंदर का ही जिसने उन लोगों को इस रिसर्च लेबोरेटरी के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में बताया है। ये अंदर का ही कोई है, अंदर का ही। सर वो लोग यहाँ लेने क्या आए थे? इसी गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर में हमला करने का कारण क्या हो सकता है? रजत, क्रिमिनल रिकॉर्ड से कुछ मैच हुआ? कुछ पता चला इनके बारे में? नहीं सर, रिसर्च लैब से मिले सभी उंगलियों के निशान और डीएनए सैंपल्स को चेक करवा लिया, लेकिन वो किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं करता। मतलब इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये लोग हैं कौन? बॉस। हाँ सालुंखे, एक मिनट। बॉस ये देखो, ये जो बुलेट है ये .45 कैलिबर की है और ये हमारे देश में नहीं बनी। हमारे देश में नहीं बनी है? और इतना ही नहीं, ये जो गन्स हैं जिनसे ये बुलेट चलाई गई है ये भी विदेशी है। ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, आधुनिक तकनीक। इतने आधुनिक हथियार चलाने के लिए इन आतंकवादियों ने कोई खास किस्म की ट्रेनिंग ली होगी सर। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने वाले लोगों के इरादे भी उतने ही खतरनाक होंगे। ये किसी आम चोर या गुंडे का काम नहीं है, इसमें जरूर किसी आतंकवादी गिरोह का हाथ है, जो किसी ऐसी चीज के पीछे पड़े हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी छोटी मोटी वारदात से इतने बड़े देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। सूरज। ग्रेट, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अभिषेक प्लीज कम। अभिजीत, मुझे समझ नहीं आता ये हरकत कौन कर सकता है। मुझे आप लोगों की मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए डॉक्टर रामानुजन। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वो हमलावर लैब में से क्या चुराना चाहते थे? एक बायोलॉजिकल एजेंट चुराने आए थे, जिसे मैंने हाल ही में इजाद किया है। बायोलॉजिकल एजेंट? कैसा बायोलॉजिकल एजेंट? जब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम इनके ग्रुप को ढूंढेंगे कैसे? उनको ढूंढने में शायद ये आप लोगों के काम आए। ये तो बाल है सालुंखे। हाँ बस, मैंने इन लाशों के बालों का डीएनए टेस्ट किया था और डीएनए टेस्ट के दौरान मुझे पता चला कि विक्टिम नंबर 2 और विक्टिम नंबर 3 ये दोनों एक ही किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करते थे। शैम्पू? मगर सालुंखे साहब, हमारे देश में हजारों शैम्पू के ब्रांड है और लाखों दुकानें हैं जहां पे शैम्पू बिकता है। लेकिन ये कोई साधारण शैम्पू नहीं है फ्रेडी सर, ये खास किस्म का शैम्पू है जो ईमू ऑयल, कीवी फ्रूट और एलोवेरा से बनाया गया है। मतलब ये खास किस्म का शैम्पू कुछ खास जगहों पर ही बनता है और खास दुकानों पर ही बिकता है। लेकिन आतंकवादी और महंगा असाधारण शैम्पू, सर बात कुछ समझ में नहीं आई। कुछ कुछ समझ में आ रहा है रजत, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ये लोग किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे होटल में ठहरे हो जहां पर होटल वाले अपने कस्टमर्स के लिए हाथ से बनाए हुए शैम्पू या फिर आयुर्वेदिक शैम्पू रखते हैं। बॉस, मैं इन बालों पर कुछ और टेस्ट करके इनके कंपाउंड का पता कर सकता हूं। तब तक हम किसी कॉस्मेटिक एक्सपर्ट से मिलते हैं, पता लगाते हैं इस शैम्पू के बारे में। इसका नाम मैंने सेवियोट्रॉप रखा है। ये ऐसे रोगों में काम आता है जो आसानी से ठीक नहीं हो सकते
और ये बायोलॉजिकल एजेंट एक खास किस्म का वायरस है। वायरस? हाँ, इस वायरस से बहुत सी वैक्सीन और मेडिसिन बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर वायरल एपिडेमिक फैलाया गया ना, तो कुछ ही दिनों में लाखों लोगों की जान जा सकती है। मतलब उनके इरादे नेक नहीं है। फिर तो ये मामला बहुत ही सीरियस है सर। अगर इस बात का पता मीडिया या आम जनता को चल जाएगा तो उनके दिलों में तो दहशत बैठ जाएगी। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें ये बात अपने तक छुपा के रखनी है। सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन हमलावरों को लैब के सुरक्षा बंदोबस्त, सारे सीसीटीवी कैमरास के प्लेसमेंट के बारे में कैसे पता चला? घर का भेदी लंका ढाए। ये जरूर किसी लैब वाले का ही काम है। तो फिर सर उस अंदर के आदमी को ये कैसे पता नहीं चला कि वायरस लैब में रखा कहाँ है? वो शायद इसलिए कि मैंने कल रात ही वायरस की जगह बदल दी थी। और अब आप ये चाहते हैं कि ये वायरस हम लोग शहर के बाहर ले जाएं और किसी महफूज जगह पर रखते हैं? जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि मैं सीआईडी के अलावा किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता। अभिजीत, वो वायरस किसी भी हालत में हमें अशोकनगर वाली रिसर्च लैब में सुरक्षित तरीके से पहुंचाना चाहिए, किसी भी हालत में। सर, अशोकनगर की दूरी करीब 180 किलोमीटर की हो। 180? सर, अगर दिन में जाए तो ट्रैफिक की वजह से कम 5 घंटे लगेंगे। सर, टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम दिन के उजाले में ही करना चाहिए। क्या दिन क्या रात सर, उन आतंकवादियों ने इतनी बड़ी रिसर्च लैब के ऊपर हमला कर दिया सर। अगर हम लोग वायरस शिफ्ट करने जाएंगे तो हम पर हमला हो सकता है सर। तो तुम घर चले जाओ। नहीं सर। अशोकनगर पहुंचने के कितने रास्ते हैं? सर, 3 रास्ते हैं, पर सबसे सुरक्षित ये टोल हाईवे वाला रास्ता है। थोड़ा लंबा है, लेकिन जगह जगह पे यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है। इस रास्ते पे ना तो बस्ती है और ना कोई जंगल। सर आपका शक सही निकला। वो शैम्पू खास करके किया नाम की चेन ऑफ होटल्स में सप्लाई किया जाता है। गुड वर्क श्रेया, एक काम करो, इन लोगों के फोटोग्राफ्स इस कंपनी की जितने भी होटल्स हैं सब में भिजवा दो। पता चल जाएगा कौन से होटल में ठहरे थे। अभिजीत, ये जो टोल वाला हाईवे है ना, सबसे लंबा रास्ता, मेरे हिसाब से सबसे सुरक्षित और अच्छा रास्ता यही है। रजत, इस हाईवे पर जगह जगह पर नाकाबंदी करवाओ और जितने भी चेक पोस्ट है सबको चौकन्ना रहने के लिए कहो। यस सर। तो अभिजीत, वो वायरस तुम ही लेकर जाओ अशोकनगर, तुम ही लेकर जाओ। क्या बात है विनीत, कुछ नर्वस लग रहे हो? सच बताऊं तो सर, थोड़ा नर्वस हो रहा हूं मैं। एक मशवरा दूं? थोड़ी बहुत नर्वसनेस और थोड़ी बहुत घबराहट अच्छी होती है। क्या सर? रियली, इससे हमारी कोशिशें बढ़ जाती हैं और मंजिल तक पहुंचने का जोश भी बढ़ जाता है। आपकी एडवाइस याद रखूंगा सर, थैंक्स। और एक बात, मंजिल तक पहुंचने में 3 घंटे बाकी हैं और आने वाले 3 घंटों में हमारे साथ जो कुछ भी होगा उसे इत्तेफाक मत समझना, दुश्मन की चाल समझना। राइट सर। एक बात बताऊं सर, हमारे पीछे जो एक गाड़ी है उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। जब से हमने सफर शुरू किया है ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं सर। मुझे पता है, पर वो हमारा पीछा नहीं कर रहे। सॉरी सर, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैंने इन्हें पहले ही देख लिया था। इसकी गाड़ी का नंबर मैंने ब्यूरो भेज दिया। ब्यूरो से गाड़ी के मालिक का नाम और उसका फोन नंबर मिल गया। उस फोन नंबर से पता चल गया कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, समझे? ग्रेट सर। फिर भी अलर्ट रहना। यही वो रूम है सर जहां वो दोनों ठहरे थे। कितने दिनों तक ठहरे थे दोनों यहाँ?
ये दोनों परसों ही आए थे और सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए यहाँ रुके थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। डर? किस बात का डर? सर यही कि मैंने आप लोगों की मदद तो कर दी है, लेकिन अब मुझे डर है कि अगर ये लोग वाकई में आतंकवादी हैं तो मुझे भी जान से मार डालेंगे। देखिए मिस्टर ऋषि, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो हमें ये पता लगाना है कि वो आदमी कौन थे और किसके कहने पे काम कर रहे थे। और अगर आप हमें अपना पूरा कोऑपरेशन देंगे तो हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ पाएंगे। मैं तो पूरा कोऑपरेशन दूंगा, इसलिए जैसे ही हमने इन दोनों की फोटो देखी हमने तुरंत ये कमरा सील कर दिया था और यहाँ तक हमने किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। तलाशी लो, जरूर कोई ना कोई सबूत हाथ लगेगा। मिस्टर ऋषि, आपके स्टाफ का जो आदमी यहाँ खाना पानी वगैरह लेकर आया था, जरा उसे बुलाइए। जी सर। हेलो सुधीर, हाँ रूम नंबर 208 की पर्सनल रूम सर्विस में जो स्टाफ था उसको यहाँ भेजो। अच्छा ऋषि जी, परसों इन दोनों के अलावा इनके साथ कुछ और लोगों ने भी चेक इन किया था? नहीं सर, सिर्फ यही दोनों लोग साथ में थे। सिर्फ यही एक कमरा बुक किया था या कोई और कमरा भी बुक किया था किसी और के लिए? नहीं सर, सिर्फ उन्होंने यही रूम बुक किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सिर्फ यही दो लोग इस होटल में ठहरे थे तो उनके बाकी साथी कहाँ थे? हो सकता है सर कि बाकी के साथी किसी और होटल में रह रहे हो ताकि इन पे किसी को शक ना हो और सब साथ में ना पकड़े जाए। ये भी हो सकता है। सर बाथरूम में तो कोई सबूत नहीं मिला। मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगा। लगता है जाने से पहले वो लोग सब कुछ साफ करके गए। यस सर। सर ये है राजू जो इस फ्लोर की रूम सर्विस संभालता है। अच्छा राजू, परसों इस कमरे में दो लोग ठहरे थे, उनके बारे में जो कुछ भी तुम्हें पता है सब हमें बताओ। पहले तो वे लोग मुझे बहुत शांत स्वभाव के और काफी अच्छे लोग लगे सर। वे लोग ज्यादा बात भी नहीं करते थे और सर उन्होंने मुझे अच्छी टिप भी दी थी। पहले मतलब कि बाद में उनका बर्ताव कुछ अलग था? हाँ सर, बाद में वो लोग काफी टेंशन में आ गए थे सर। टेंशन? हाँ सर, मैं उन लोग के लिए खाना लेकर आया तभी किसी का फोन आ गया सर। सर वो लंबे वाले सर थे, वो बाहर चले गए फोन पे बात करने के लिए और जब वे अंदर लौटे पता नहीं सर उन्हें क्या हो गया। उन्हें फौरन अपने दोस्त को यहाँ से चलने के लिए कहा। सर उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, मुझे पैसे दिए और चले गए। अच्छा तुमने कुछ सुना था? वो किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? नहीं सर। कितने बजे फोन आया था? सर करीब 9 बजे। 9 बजे। मिस्टर ऋषि, जब इन दोनों ने चेक इन किया था तो आपकी एंट्री रजिस्टर में इन्होंने अपना नंबर तो लिखा होगा? यस सर। गुड। फ्रेडी, इनसे नंबर ले लो, टेलीकॉम कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये फोन किसने किया था और कहां से। सब ठीक है ना दया? हाँ सर, अभी तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगा भी नहीं दया, क्योंकि हमारा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है। 2 सिल्वर ब्रीफ केसेस, 2 अलग अलग सीआईडी ऑफिसर्स, 2 अलग अलग गाड़ियां। जब तक उन्हें पता चलेगा कि वायरस असल में है कहां, वायरस सुरक्षित जगह पहुंचा होगा। उम्मीद तो यही है सर। सर हाईवे पुलिस ने कोई खबर दी सर? नहीं दिया, अब तक तो कुछ नहीं। अब तक उनको ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी दिखा जिस पर शक हो जाए। बस 2 घंटे और, एक बार वो जगह सुरक्षित पहुंच जाए उसके बाद चैन की सांस लूंगा सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब 1 किलोमीटर की दूरी पर बाएं तरफ एक कच्चा रास्ता आएगा, बाएं तरफ उस रास्ते पर मोड़ ले लेना, अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाओगे। जरा गौर से देख के बताइए, ये दोनों आपके ढाबे पे आए थे? हेलो जी, बड़ाई मुश्किल सवाल पूछिया जी। अरे इधर तो सैकड़ों लोग डेली आंदे जांदे रहते हैं जी, किस किस का चेहरा याद रखूंगा जी। वैसे आप लोग कौन है जी? जी हम लोग सीआईडी से। अच्छा ये याद करके बताइए कि परसों रात 9 बजे के आसपास आपका फोन किसी ने इस्तेमाल किया था फोन करने के लिए? हेलो जी सर जी, इधर से तो 50 लोग डेली फोन करते हैं जी। अब कौन किस वक्त फोन कर गया है कैसे बता सकते हैं जी। अच्छा परसों रात कोई ऐसी बात हुई हो आपके ढाबे पे जो आपको अजीब लगी? अजीब? ओ हाँ सर जी, मैंने याद आया थी। वो परसों साडा रसोईया परमीत वो दाल मखनी बिच नमक डालना भूल गया। सारे ग्राहक चिल्ला रहे थे। वो कोने बिच 4 बंदे बैठे थे सर जी, वो चुपचाप खाना खा रहे थे सर जी, उन्होंने तो चू भी नहीं किया सर जी। तो कोई और बात आपको याद हो, जैसे कि किस तरह के कपड़े पहने थे उन्होंने
किस गाड़ी से आए थे? ओ हाँ सर जी, वो सफेद कलर की जीप में आए थे सर जी। जीप का नंबर क्या देखा आपने? नंबर तो याद नहीं सर जी, पर वो जीप में बैठने से पहले मोहन से कल कर रहे थे जी। मोहन? ये मोहन कौन है? हाँ, मोहन वो साडा यार है जी, पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वैसे ये ट्रक ड्राइवर मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा क्या सर जी, वो तो यही खाना खा रहा है सर जी। ओ मोहन, ओ मोहन, ओ यहीं पे तो था जी, अभी किधर गया? ओए मोहन, मोहन, अरे जी गाड़ी तो थी ये, पता नहीं कहाँ गया। ओ मोहन, ओए मोहन, ओए मोहन, ओ मोहन, ओए, ओ मोहन, ओए, और मोहन हाथ धो रिया सी, मिल लो। की होया साहब जी? अच्छा मोहन, ये बताओ कि 2 दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था? तो 2 दिन पहले तो बहुत कुछ हुआ था, और ट्रेन आके पे स्ट्राइक हुई थी और मेरे पड़ोसी का ताऊ मर गया था बेचारा। यहाँ इस ढाबे पे तुम्हारी 3-4 लोगों के साथ कोई बहस, कोई बातचीत हुई थी? अच्छा, तो आप लोग उनके यार हो, मुझसे पंगा लेने आए हो? हैं? अरे बाबा, पंगा वंगा लेने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। और तेरी सीआईडी? और छोटी सी बात के लिए उन लोगों ने सीआईडी से कंप्लेंट कर दी? और साहब जी मेरी कोई गलती नहीं, दरअसल वो लोग मेरे पास आए थे, मेरी ट्रक उन्हें भाड़े पे चाहिए थी। क्यों? ट्रक भाड़े पे क्यों चाहिए थी? वो कह रहे थे कि डॉक से कुछ सामान उठाना है, वो डबल पैसे देने को तैयार थे, लेकिन क्या? लेकिन एन मौके तो मुझे उन्हें मना करना पड़ा। वो मेरे कॉन्ट्रैक्टर है ना लाला जी, मुझे उनका सामान लेके जाना था। अब लाला जी मेरे माई बाप है, अब भला बताओ मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? और तुम्हारी बात उन्होंने मान लिया? वो नहीं साहब जी, गुस्सा हो गए और गाली गलौज करने लगे। तो भला बताओ मैं भी कब तक चुप रहा था? मैंने भी उन्हें सुना दी 2-4 लंबी चौड़ी। अच्छा, उन्होंने कुछ बताया था तुम्हें कि वो लोग डॉक में से कौन सा सामान उठाने वाले? वो साहब जी मैंने पूछा तो था, मगर उन्होंने बताया नहीं। सर कहीं ये वही लोग तो नहीं जिनकी हमें तलाश है? अच्छा, उन्होंने तुम्हारी ट्रक किस दिन के लिए बुक की थी? आज दोपहर के लिए। आज दोपहर के लिए? बस दया, आधे घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साहब जी, एक बार किसी तरह से ये वायरस अपने महफूज जगह तक पहुंच जाए तो हमारा मकसद कामयाब। करेक्ट। एक बार वायरस सही जगह पहुंच जाए फिर इन आतंकवादियों से भी निपटेंगे। दया, एसीपी साहब का फोन आ रहा है, मैं कॉल कॉन्फ्रेंस में करता हूं। ओके, ठीक है। यस सर। बुरी खबर है अभिजीत। बुरी खबर? क्या सर? अशोकनगर के पास सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने 2 अनजान गाड़ियां देखी, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की तो गाड़ियां गायब हो गई। लेकिन सर, आतंकवादियों को हमारे इस खुफिया जगह के बारे में पता कैसे चला? डॉक्टर रामानुजन के अलावा तो ये बात हमने किसी और को बताई भी नहीं। मुझे तो लगता है डॉक्टर रामानुजन की टीम में कोई गद्दार है। ये लोग तो हाथ धो के वायरस के पीछे पड़े हुए हैं। या फिर बीच रास्ते में कहीं हम पर हमला कर दें। हो सकता है, इसीलिए प्लान चेंज करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कहाँ जाना है? कालापुर। कालापुर? लेकिन सर, इसमें और भी खतरा हो सकता है। नामुमकिन, नामुमकिन। इस बार हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, इस डॉक्टर रामानुजन को भी नहीं। सर, कालापुर तो 300 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा हो जाएगा। मुझे पता है अभिजीत, इसीलिए बीच रास्ते में किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना। मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है, ठीक है? गुड लक।
आईडी। बोल, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हमला क्यों किया तूने? बोल। गवर्नमेंट बिल्डिंग? कौन सी गवर्नमेंट बिल्डिंग? आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर अब समझ में आया? क्या? ये कि रिसर्च लैब से बायोलॉजिकल एजेंट क्यों चुराया तूने? क्यों? बायोलॉजिकल एजेंट? क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है इसका मुंह खुलवाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3rd डिग्री फॉर्मूले का इस्तेमाल। तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ? अरे मार दिया, अरे मामा, अरे मार, अरे मेरे गोली मार दी, अरे गोली, अरे बाप रे, अरे बाप रे, गोली मार। सर ये तो मॉल का फ्लोर डिजाइन लगता है। सर इसका मतलब इस फ्लोर डिजाइन के जरिए इसका ग्रुप शॉपिंग मॉल में पब्लिक पर अटैक करने वाला था। और ये फ्लोर डिजाइन इस बात का सबूत है, इनकी प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। बोल, कल रात को कहा था तू? मैं अपने भाई लोगों के साथ मॉल में था। मैं सच बोल रहा हूँ, सच में। इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। इन दोनों को जानते हो? हाँ पहचानता हूँ, लेकिन ये लोग अब मेरी गैंग में नहीं है। ये लोग अब मेरी गैंग में नहीं है, सच में। तो क्या परसों ढाबे पे इन दोनों को लस्सी पिलाने के लिए बुलाया था तुमने? नहीं, वो वापस अपनी गैंग में शामिल करने का ऑफर देने के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग नहीं आए। सच बोल रहा हूँ। हाँ सर, सच तो बोल रहा है ये। वो दोनों तो आए नहीं थे ना ढाबे पर। समझ में नहीं आ रहा, अगर जसवंत और उसकी गैंग ने उस गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला नहीं किया तो फिर वो लोग कौन थे? सर हाईवे हॉल्ट मोटल में हम लोग हैं। वही ना जिसके पीछे तालाब है? जी सर वही है। वेरी गुड, मगर चौकन्ना रहना और कॉर्नर वाला कमरा लेना ताकि पूरा कॉरिडोर हमारी नजर में हो। ओके, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। एक कमरा चाहिए। अरे क्या बात है साहब, एक नहीं 10 कमरे मिलेंगे, लेकिन साहब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट हमें चाहिए भी नहीं, बस वो 10 खाली कमरे एक बार दिखवा दो। अरे साहब रहने के लिए एक कमरा और देखने के लिए 10 कमरा क्यों? 10 कमरा खाली है तो दिखाने में आपको कोई एतराज है? बिल्कुल नहीं। आप छोड़ो, जा साहब के ऊपर के सारे कमरे दिखाते। ठीक से चेक कर लें। रूम तो सारे अच्छे हैं सर। कॉर्नर वाला? ठीक है सर। 205 मिलेगा।
वेलकम इन में चेक इन कर लिया सर। पूरा मोटेल मैंने ठीक तरह से चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। गुड। वैसे दया, तुम्हें और अभिजीत को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी चौकन्ना रहना। हाँ सर, अभिजीत से बात हुई? हाँ, अभिजीत से बात हुई। वो हाईवे हॉल्ट मोटेल में रुका हुआ है। वहां के आसपास के सारे चेकनाकों को मैंने इत्तला किया है कि वो चौकन्ना रहे। ठीक है सर। या ओके। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था। अलर्ट रहना जरूरी है। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है? नीचे गाड़ी खड़ी है। हेलो सर। सर, होटल के नीचे एक गाड़ी खड़ी है, उस पर कुछ लोग बैठे हैं, लगता है हम पे नजर रख रहे हैं। गाड़ी तो निकल गई सर। निकल गई? एक काम करो अभिजीत, उस गाड़ी का नंबर मुझे एसएमएस कर देना। हाँ, नजदीकी चेक पोस्ट को बता देता हूँ उनको। ओके सर, मैं गाड़ी का नंबर एसएमएस करता हूँ। सर, लगता है आज तो पूरी रात जागना पड़ेगा। क्यों? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे पिकनिक मनाने आए? नहीं सर, मैं दोनों सारी रात जागे तो कल सारा दिन दोनों सोएंगे। मतलब सर? अरे यार, बारी बारी से पहरा देते हैं। तुम अभी सो जाओ। सर, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। गुड नाइट। मेरी तो समझ में नहीं आता तुम ऐसा आखिर करती क्यों हो? तुमसे एक बार नहीं, मैंने 1000 बार बोल दिया है, लेकिन तुम ये बार बार मिस्टेक क्यों करती हो? कुछ भी करने से पहले एक बार ठीक से सोच लो। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। रमेश, सुनो मेरी बात, प्लीज अंदर चलो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कैसा? अभिजीत, जिस गाड़ी का नंबर तुमने मुझे एसएमएस किया था ना, वो गाड़ी चेक पोस्ट से गई नहीं अब तक। गाड़ी चेकनाके पे नहीं पहुंची? सर, आधा घंटा हो गया इन लोगों के यहाँ से निकले हुए। अगर ये लोग चेकनाके पे नहीं पहुंचे, इसका मतलब यहीं कहीं आसपास घात लगा के बैठे हैं। हाँ अभिजीत, आसपास ही होनी चाहिए। हाँ सर, मैं देख। ठीक है सर, फिर मैं सो जाता हूँ। विनीत तो कब का सो गया सर। नींद तो मुझे भी आ रही है। ठीक है, आराम करो। हाँ जी सर, जी सर। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट। विनीत सर, ये देखो, स्पाई कैमरा और माइक्रोफोन। ये कहां से मिला सर? यहाँ पे इस पेंटिंग में फिट किया था। हमारी बातें सुनी जा रही थी, हम पे नजर रखी जा रही थी। लेकिन सर, उनको पता कैसे चला कि हम यहीं रुकने वाले हैं? हो सकता है होटल के बाकी कमरों में भी फिट कर रखा हो, या फिर जब तुम यहाँ इस कमरे को फाइनल करके नीचे गए थे, उसी बीच में किसी ने फिट कर दिया होगा।
मतलब सर यहाँ का कोई ना कोई उनसे मिला हुआ है। यहाँ पे खतरा है, निकलो यहाँ से। रिसेप्शन वाला कहां चला गया? पूरा होटल चेक करो। सर कोई नहीं है, यहाँ तक कि होटल का स्टाफ भी गायब है। पूरा होटल खाली, फंसाने के लिए जाल बिछा रखा है। इसी भी साहब को बताना पड़ेगा। हाँ अभिजीत सर, हम लोग ये होटल छोड़ रहे हैं। सर यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। रूम के अंदर कैमरे और माइक्रोफोन लगा रखे थे। तुम्हारे कमरे में से माइक और कैमरा मिला और होटल में कोई नहीं, ये चक्कर क्या है? अरे ये क्या हुआ अभिजीत? लाइट चली गई है सर। अभिजीत सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, यहाँ फायरिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन मुझे बताते रहना और संभाल के, समझे? हाँ मैं दया को फोन करता हूँ। हाँ सर। दया, तुम जहां पर भी हो वहां से निकलो अभी, इसी वक्त। क्या हो सर? लगता है उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। अभिजीत पर अटैक किया उन लोगों ने। लेकिन सर इस वक्त हाईवे पे निकलना खतरे से खाली नहीं है। पहले तुम निकलो वहां से, जगह छोड़ो दया अभी। सर मेरी गोलियां खत्म होने वाली सर। एक काम करो, मुझे कवर फायर दो, मैं गाड़ी से लेके आता हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं सर, सब ठीक है। एक मिनट। रास्ते के बीचों बीच ये गाड़ी क्या कर रही है? लेकिन जरा देखो बात क्या। नहीं सर, वो एक गाड़ी खड़ी है रास्ते के बीच में, शायद खराब हुई हो, पता नहीं। हम लोग पहुंच जाएंगे सर, करीब एक आधे घंटे में पहुंचना चाहिए। सर फायरिंग हो रही है, तो लगता है ट्रैप है सर। लगता है इसकी गोली खत्म हो गई है। सर आई नहीं अभी तक। अरे अब खाली पिस्तौल से क्या होली खेलेगा तू? चल बाहर निकल, वरना तेरे सीने से तेरा कलेजा बाहर कर दूंगा। चल बैग दे, बैग ले से। बैग क्या? बैग तो खाली है, मगर ये गन खाली नहीं है। गन नीचे, वरना इसका भेजा खाली कर दूंगा। चल नीचे कर विनीत। तो जरा घूंघट तो निकाल है?
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।